तो फाइनली ढूँढ लिया आपने? हाँ, मुझे उम्मीद थी आप ढूँढ लोगे। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा क्लास 10 हिस्ट्री चैप्टर 2 हरियाणा बोर्ड की किताब है भारत एंड द वर्ल्ड। तो इस बुक के चैप्टर 2 के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आज इस वीडियो में मैं आपको कराने वाला हूँ। चैप्टर का नाम है मेजर सिविलाइजेशन ऑफ द एशिएंट वर्ल्ड। अगर आपने चैप्टर को समझा नहीं है, टेक्सचुअल क्वेश्चन आंसर अटेम्प्ट नहीं करे हैं, तो इन क्वेश्चंस को समझने में आपको थोड़ी-सी दिक्कत होगी अगर चैप्टर समझ के नहीं आए हो। वैसे देखो मैंने यहाँ पे ज़्यादा क्योंकि चैप्टर हमारा काफ़ी डिफ़िकल्ट है और बहुत सारी सिविलाइजेशन एक ही चैप्टर के अंदर जो है मर्ज करी गई हैं। सो यहाँ पे आपको जो है लिमिटेड से क्वेश्चन प्रोवाइड कराए हैं जिनकी हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी रहेगी इस चैप्टर से एग्जाम में आने की। और कुछ एक क्वेश्चंस जो एग्जाम में आए हैं वो भी यहाँ पे ऐड ऑन करे गए हैं जो हाफ ईयरली या यूटी वगैरह में आते हैं। अगर आपको भी कोई क्वेश्चन मिलता है तो आप भी कमेंट कर सकते हो ताकि हम इसको अपडेट कर पाएँ टाइम टू टाइम। चलो अब शुरू करते हैं क्वेश्चन आंसर को। मैं हूं अजय और आप देख रहे हैं CCL क्लास। हाँ, वीडियो स्टार्ट करने से पहले बता देता हूं कि आपको जो है इस कंप्लीट बुक का सॉल्यूशन मिल जाएगा जिसके अंदर आपको हर एक चैप्टर की एक्सप्लेनेशन, नोट्स, टेक्सचुअल क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, MCQs हर एक चीज़ आपको लिखी हुई भी मिलेगी, वीडियोज़ भी मिलेगी। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है वेबसाइट का cclchapter.com। गूगल पे भी सर्च कर सकते हो और प्लेलिस्ट का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में, चेकआउट जरूर कर लेना। अब शुरू करते हैं क्वेश्चंस को। यहाँ पे लिमिटेड से क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा सिविलाइजेशन के वो क्वेश्चन हैं जो कि इंपॉर्टेंट एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं 1 मार्क्स क्वेश्चन में। इन क्वेश्चन को जो है आपको मैंडेटरी है, ये आपको करने ही करने हैं अटैम्प्ट, या फिर बोल सकते हो रिवीजन अगर कर रहे हो ना आप, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाली वीडियो जरूर से देख लेना सभी चैप्टर्स की। वहाँ पे आपको जो है लिमिटेड क्वेश्चन मिलेंगे और उनकी हेल्प से जो है आपको क्विकली जो है जो बोल सकते हो चैप्टर का रिवीजन भी हो जाएगा और जो मेन मेन क्वेश्चंस है जो आ चुके हैं या आ सकते हैं उनका आपको पता लगता रहेगा टाइम के साथ में। अब पहला क्वेश्चन है व्हाट वर द इकोनॉमिक एक्टिविटीज ऑफ इजिप्शियंस, यानी कि इजिप्शियन के लोग। यहाँ पे मैंने चैप्टर के जब टेक्सचुअल क्वेश्चन करा रहा था तब भी बताया था कि यहाँ पे 4 प्रकार की जो एक्टिविटीज होती है, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल या फिर जो भी अलग काइंड की एक्टिविटी है, वो आपको समझना है पहले कि क्वेश्चन में पूछा क्या गया है। अब यहाँ पे जब इकोनॉमी की बात होती है मतलब पैसा, काम धंधा, वो चीज़ें यहाँ पे पूछने की कोशिश है, कुछ और नहीं चिपकाना यहाँ पे। ठीक है, अब इजिप्शियन के लोग, इजिप्ट के लोग क्या करते थे वो हमसे पूछा गया है यहाँ पे, इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्या थी। तो यहाँ पे फॉलोइंग एक्टिविटीज थी। तो जिनको जो है मैंने जैसे पॉइंट बना के कंसीडर कराया ना, ये क्वेश्चन प्रोबेबली 4 नंबर मतलब 3 नंबर या 4 नंबर में आ सकता है। 4 का तो आता ही नहीं, वैसे 3 नंबर के आसपास जो है ये क्वेश्चन बन सकता है। तो यहाँ पे होगा क्या, एक्चुअल में 5 नंबर का भी दे सकते हैं इसी सेम क्वेश्चन को, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अगर 5 का आता है तो पूरा लिखना पड़ेगा, अगर 3 का आता है इसमें से कोई 3 पॉइंट लिख देना। आप बोले भाई 5 वाले में तो 5 पॉइंट लिखने चाहिए थे। देखो यहाँ पे 2 पॉइंट मिक्सअप है, मतलब सेम चीजें हैं, तो यहाँ पे अलग अलग करने का कोई सेंस नहीं बना, इसीलिए मैंने 3 लिखे। अलग चाहो तो अलग कर लेना। चलो दिखा दूंगा, मैं बता दूंगा एक्सप्लेन करते टाइम। तो पहला है एग्रीकल्चर। ये हर एक सिविलाइजेशन, सिर्फ एक सिविलाइजेशन को छोड़ के सभी सिविलाइजेशन के लोग एग्रीकल्चर का काम करते थे। ये प्राइमरी एक्टिविटी थी ऑलमोस्ट एवरी सिविलाइजेशन की एशियन टाइम के दौरान में। तो ये बहुत ईजी है ये टॉपिक, ये मतलब हाईलाइटेड पॉइंट पहचानना। तो इसके अंदर जो है ये लोग वीट, बार्ले, कॉटन, फ्लैक्स वर द मेन प्रोड्यूस हेयर एंड अमंग फ्रूट्स। अब ये लोग जो है ऐसी कुछ सब्जियां या फिर अनाज उगाते थे, उसके अलावा जो है फ्रूट्स उगाते लाइक ग्रेप्स, फिग्स, डेट्स वर प्रोड्यूस, और ऐसी कुछ फल्स ये लोग उगाते थे। एनिमल हस्बेंड्री यानी कि जानवर या पशुपालन, उसमें क्या था, द इजिप्शियन कैप्ट एनिमल्स, इजिप्ट के लोग जो थे जानवरों को पालते थे। दे रियर्ड काउज, शिप्स, डोंकीज, काल्स, मोंकीज एंड पोल्ट्री। तो ऐसे कुछ जानवरों को इन्होंने पालतू बनाया। रियर्ड का मतलब होता है पालतू बनाया। अब ये जो है ये तो तीनों को पता है, काउल्स होते हैं गाय के जो बच्चे होते हैं ना, गाय के, काउस के बच्चे जो होते हैं, बछड़े कहते हैं जिनको हम, तो वो होते हैं, उनको काउस कहते हैं। तो ऐसे कुछ नॉर्मल से जानवर है जो आपको अपने अराउंड में मिलेंगे। देखो बेसिकली क्या होता था एशियन टाइम के दौरान, भैंस को छोड़ के, बुफेलो को छोड़ के बाकी जितने भी जानवर थे ना नॉर्मल, जो हम अपने अराउंड में देखते हैं, लाइक पिग हो गया, शीप हो गया, डोंकीज, काउज, तो ऐसे ही जानवर ये लोग उगाते, मतलब उगाते कह रहा हूँ, ये लोग ऐसे ही जानवरों को पालते थे मोस्टली सिविलाइजेशन के दौरान में। मतलब एक आध को कोई सी सिविलाइजेशन ने छोड़ दिया, कोई सी ने रख लिया, ऐसा हो सकता है, बट ज्यादातर हमें ऐसा देखने को मिला है कि ज्यादातर जानवरों को पालते ही थे। अब इंडस्ट्रीज, इंडस्ट्रीज का पॉइंट सबसे इजीएस्ट पॉइंट है। अब यहाँ पे क्या होता है, इंडस्ट्रीज, हर एक इंडस्ट्री के अंदर आपको दो चीजें इजीली मिलेंगी। एक तो वो जो है ज्वेलरी बनाते थे हर एक जगह पे, उसके अलावा यूटेंसिल्स बनाते थे। अब ज्वेलरी को जो है ऑर्नामेंट्स कहते हैं इंग्लिश में, तो ऑर्नामेंट्स या ज्वेलरी लिखना चाहो ज्वेलरी लिख लो। अब यहाँ के लोगों का देखते हैं इंडस्ट्री में क्या धंधा था। द इजिप्शियन वर प्रोफिशिएंट इन मैनी टाइप ऑफ इंडस्ट्रीज, दे वर स्किल्ड इन कटिंग स्टोन्स, वो लोग पत्थर काटते थे, मेकिंग ऑर्नामेंट्स यानी कि आभूषण बनाते थे, ज्वेलरी बनाते थे, यूटेंसिल्स बर्तन बनाते
बनाते थे, मेकिंग कॉपर एंड ब्रोंज वेपन्स, जो कॉपर है यानी तांबे के और ब्रोंज के हथियार बनाते थे, एंड मेकिंग वुडन फर्नीचर, और उसके साथ में जो है वुडन फर्नीचर, लकड़ी का जो है फर्नीचर भी यहाँ पे बनाया जाता था। द इजिप्शियन वर ऑल्सो स्किल्ड इन बिल्डिंग बोट्स एंड शिप्स, और ये लोग जो है ना बोट और शिप बनाने में भी जो है काफ़ी एक्सपीरियंस थे, स्किल्ड थे। अब ये जो है ना ईजी भी है, अगर आपने मूवीज़ वगैरह देखने का शौक है, आपको पता होगा इजिप्ट की जब भी हमें कभी स्टोरी लाइन देखने को मिलती है तो हमें उनको जो है एलियन से कनेक्टेड दिखाया जाता है, बोट शिप्स एडवांस टेक्नोलॉजी दिखाई जाती है बेसिकली। तो जहाँ पे नदियाँ हैं या समुंदर है ना, वहाँ पे हर एक सिविलाइजेशन के लोग बोट और शिप्स बनाते थे। इंडिया में जो है जैसे मैसोपोटामियन, ये क्या बोल रहा हूँ, मैसोपोटामियन नहीं, ये कौन सी सिविलाइजेशन थी अपनी, सरस्वती सिंधु सिविलाइजेशन, तो इस वाली सिविलाइजेशन में भी बोट शिप्स बनती थी। क्यों? क्योंकि वहाँ से ट्रेड होता था फॉरेन के अंदर। मैसोपोटामियन सिविलाइजेशन में भी प्रोबेबली बनती थी, नदियाँ थी वहाँ पे भी। तो ऐसी चीज़ें थी जहाँ पे नदियाँ थी, आसपास में समंदर था, वहाँ पे ये चीज़ें बनानी रिक्वायर्ड रहती थी उनको। कॉमर्स एंड ट्रेड, यानी कि व्यापार और वाणिज्य, ये दो चीज़ें होती है। तो कॉमर्स एंड ट्रेड और ऑल्सो फ्लोरिस्ड इन इजिप्ट, यहाँ के लोग ट्रेड में भी अच्छे, धंधा मस्त चल रहा था। इंटरनल ट्रेड इन इजिप्ट वॉज डन थ्रू द नाइल रिवर। अब जो इंटरनल ट्रेड था, यानी कि जो उनकी सिविलाइजेशन थी जहाँ तक वो फैली हुई थी अपने देश की, अपनी सिविलाइजेशन के अंदर ही ट्रेड करना, वो नाइल रिवर की हेल्प से होता था। नील नदी कहते हैं इसको। species spices, dyes, oil, powders and sandalwood were imported from Egypt, India and अरबिया। एनिमल्स वर ऑल्सो ट्रेडेड। अब यहाँ पे जो है कई सारी चीज़ें थी, जैसे मसाले हो गए, डाइज होती है, कलर वगैरह कपड़ों में कलर देते हैं ना वो चीज़ें, ऑयल, पाउडर, ये तो नॉर्मल सी चीज़ है। सैंडलवुड यानी चंदन की लकड़ी, ये जो है कुछ हिस्से तो, कुछ चीज़ें तो इजिप्ट में उगती थी थोड़ी बहुत, ठीक है, लेकिन जो मेजरली जो इंपोर्ट होती थी वो इंडिया और अरबिया से होती थी। जैसे इंडिया जो है एशियन टाइम में आपने पढ़ा होगा काफ़ी फेमस था स्पाइसेस के लिए, सैंडलवुड के लिए, अपने जो है डाइज के लिए, तो इन चीज़ों के लिए ये फेमस था, वर्ल्ड फेमस था। तो इन्हीं चीज़ों के चक्कर में सबसे ज़्यादा जो अंग्रेज वगैरह आए थे, रूल करा था, उन्होंने किसके चक्कर में आए थे? स्पाइसेस के चक्कर में, है ना। तो ये चक्कर था, और इसके चलते जो है पहले प्राचीन काल से ये चीज़ें चली आ रही थी। और एनिमल्स वर ऑल्सो ट्रेडेड, और उसके साथ में एनिमल्स को भी ट्रेड किया जाता था। पता लगा इनके पास गायें ज़्यादा हो गई तो इन्होंने गायें बेच दी, वहाँ से कुछ और ले आए, तो ऐसे चलता भी था, एनिमल्स को भी ट्रेड किया करते थे। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा, बिल्कुल डिटेल के साथ में मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ कैसे आपको अटेम्प्ट करना रहता है इनको। अब यहाँ पे जो है प्रोबेबली तो एक ही पॉइंट बनाना अच्छा लगता है, भले 5 नंबर का दे दे, बट अगर आपका मन कर रहा है कि भाई कॉमर्स अलग करेंगे, ट्रेड अलग करेंगे, तो ट्रेड के अंदर आप ये लिख सकते हो कि यहाँ पे जो है ना ये स्पाइसी डाइज, ये सारी चीज़ें जो है यहाँ से मंगाते थे, तो ये ट्रेड में आ जाएगा। कॉमर्स के अंदर ये जो है इंटरनल ट्रेड और ये चीज़ें बतानी रहती है हमको। चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, व्हाट आर द गिफ्ट्स ऑफ इजिप्ट टू द वर्ल्ड? इजिप्ट को ने जो है संसार को क्या गिफ्ट दिया है? मतलब वो तो गायब हो चुकी है वो सिविलाइजेशन तो, लेकिन उन्होंने कुछ गिफ्ट, कुछ चीज़ें डिस्कवर करी थी जो हम आज भी प्रोबेबली यूज कर रहे हैं। सो वो क्या गिफ्ट से, वो उनके बारे में डिस्क्राइब करना है हमको। द फॉलोइंग इज द कंट्रीब्यूशन ऑफ इजिप्शियन सिविलाइजेशन टू द वर्ल्ड। इजिप्ट गेव द वर्ल्ड अ ईयर ऑफ 365 डेज एंड अ कैलेंडर। उन्होंने दुनिया को बताया 365 दिन का एक साल होता है, और एक कैलेंडर भी उन्होंने बना के दिया था। दे इन्वेंटेड द सन क्लॉक एंड द वाटर क्लॉक। उन्होंने 2 प्रकार की घड़ियां बनाई, सन क्लॉक होती है और एक वाटर क्लॉक। जैसे दिल्ली के अंदर जंतर मंतर है ना, वैसी उसको सन क्लॉक कहते हैं, उस टाइप की, जो ऐसे दीवारें सी खींची होती है, दीवारों की मदद से ऐसे दीवारें सी हैं। फोटो देखना आप, जंतर मंतर सर्च करना, मिल जाएगी आपको इंटरनेट के ऊपर, अगर नहीं देखी है तो। अब यहाँ पे वो उस टाइप से ही कुछ होती है, मतलब दीवारें सी खींची होती है, उनको की मदद से सन अपने आप ऑटोमेटिकली जो है टाइम बताता है, तो उसको सन क्लॉक कहते हैं। वाटर क्लॉक मैंने नहीं पता कोई कैसी होती है, बट आई डोंट नो अबाउट दिस। दे मेड मैनी डिस्कवरीज इन द फील्ड ऑफ मेडिसिन। उन्होंने जो है बहुत सारी दवाइयाँ बनाई। अब ये बहुत एडवांस लोग थे, उन्होंने क्या करा, दे प्रिपेयर्ड सच आ केमिकल कोटिंग दैट द डेड बॉडी कुड बी प्रिजर्व फॉर सेंचुरीज। उन्होंने एक ऐसा केमिकल प्रिपेयर कर लिया था कोटिंग करके, कोटिंग करने के लिए, जिससे जो है डेड बॉडी, यानी कि मरने के बाद जो शरीर बचता है ना, डेड बॉडी होती है, उसको जो है प्रिजर्व करा जा सकता था सेंचुरीज के लिए। बल्कि कमाल की बात यह है, अगर आज एट करंट हम साइंस में इतने एडवांस हो चुके हैं, अगर हम आज भी चाहें ना कि भैया हमको अपनी बॉडी जो है प्रिजर्व करनी है सेंचुरीज के लिए, तो हमारे पास वो केमिकल नहीं है, जबकि उन लोगों के पास था आज से हजारों साल पहले। तो थोड़ा सा वियर्ड लगता है। द नेम्स ऑफ द 600 मेडिसिन जो है रिलेटेड टू द वेरियस डिसीजेज आर मेंशन्ड इन एन इजिप्शियन लिस्ट। अब यहाँ पे जो है हमको बताया जाता है कि लगभग 600 दवाइयों के जो है अलग अलग बीमारियों को लेकर 600 दवाइयाँ उन लोगों ने बना रखी थी, जिनके नाम हमें पता चलते हैं, उनकी किताबें विताबें जो मिली है हमको। दे प्रोमोटेड द प्रिंसिपल ऑफ मोनोथिज्म, और उसके अलावा जो है उन्होंने मोनोथिज्म के प्रिंसिपल को जो है प्रमोट करा था। मोनोथिज्म होता है एकेश्वरवाद, यानी कि एक ही भगवान की पूजा। ऐसे होते थे कुछ लोग जो है पॉलीथिज्म होते थे, कोई मोनोथिज्म होते थे। अब पोली वाले तो बहुत सारे देवताओं की पूजा करते थे,
बट इजिप्शियन लोग मानते थे कि एक ही भगवान होता है, शायद एलियन तो नहीं थे, चलो जो भी है इनके लिए एक ही भगवान हुआ करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मेसोपोटामिया। इंपॉर्टेंट के अंदर भी भाई इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना, बहुत खूबसूरत प्यारा सा 2 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है। पूछ सकते हैं मेसोपोटामिया का मतलब क्या है। मेसोपोटामिया इज अ ग्रीक वर्ड, ये सिंपल सी बात बतानी रहती है हमको, ये ग्रीक वर्ड है। अब इट इज मेड अप ऑफ 2 वर्ड्स, 2 वर्ड से मिलकर बना हुआ मैसो एंड पोटम। समझो, मेसोपोटामिया, मैसो प्लस पोटम करके मेसोपोटामिया बोलते हैं। मैसो मीन्स रिवर मिडल एंड पोटम मीन्स रिवर, यानी कि मिडल ऑफ द रिवर। मिडल ऑफ रिवर कैसे होगा, अब एक नदी चल रही है, उसके मिडल में जाके कोई कैसे रह लेगा बताओ तुम, एक नदी के बीच में रह सकता है कोई, नहीं रह सकता ना। तो यहाँ पे जो है लिटरल मीनिंग ऑफ मेसोपोटामिया इज द पार्ट बिटवीन 2 रिवर्स, यानी कि एक नदी यहाँ से, एक नदी यहाँ से, और इसके बीच में जो जगह बच गई, ये नदियाँ यहाँ, ये नदियाँ है, सिर्फ ये नदी अपनी, ये जो लाइन खींची है मैंने, अब इसके बीच का जो हिस्सा बच रहा है पूरा, इसको हम मेसोपोटामिया कह रहे हैं। ऐसा नहीं है कि एक नदी के बीच में रह, नदी के बीच में नहीं रह सकता कोई भी, 2 नदियों के बीच का जो एरिया है उसको मेसोपोटामिया कहा जाता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट आर जिगुराट्स। जिगुरात क्या होते हैं, 1 मार्क्स क्वेश्चन आ सकता है। द टोल टेम्पल्स बिल्ड इन द शेप ऑफ पिरामिड्स इन द सिटीज ऑफ सुमेर आर कॉल्ड जिगुरात। यहाँ पे क्या हुआ था एक्चुअल में, ये पूरी लाइन जो है अच्छे से समझनी है। पिरामिड्स बनते थे इजिप्ट के अंदर, लेकिन क्या हुआ, सुमेर के अंदर जो है शहरों में, सुमेर के शहरों में टेम्पल्स बनाए गए पिरामिड्स की शेप में, तो उनको जिगुरात नाम दिया गया था। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बयूल एंड अगोरा। बयूल और अगोरा का मतलब क्या है वो हमको एक्सप्लेन आउट करना है। द काउंसिल कंसिस्टेड ऑफ, देखो थोड़ा सा फर्क है बस, जो अमीर लोग थे ना, रिस्पेक्टेड पर्सन ऑफ अपर क्लास नेम्ड बयूल, जो अपर क्लास के रिस्पेक्टेड पर्सन होते थे, मिनिस्टर्स होते थे, उनकी जो सभा होती थी, काउंसिल्स होती थी, उसको बयूल कहते थे। मतलब बड़े अमीर लोगों की बैठक को बयूल और लोकल बैठक को अगोरा कहा जाता था। जनरल मीटिंग ऑफ पब्लिक वाज कॉल्ड अगोरा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, व्हाई इज रोम कॉल्ड द सिटी ऑफ 7 हिल्स। तो इसमें जो है क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि रोम को जो है 7 पहाड़ियों का शहर क्यों कहते हैं, ऐसा कुछ है। तो यहाँ पे जो है क्वेश्चन को थोड़ा सा ट्विक कर सकते हैं, आगे पीछे कर सकते हैं इस वर्डिंग को, कि विच सिटी इज कॉल्ड द सिटी ऑफ 7 हिल्स। तो आपको ऐसा 1 मार्क्स क्वेश्चन बनाने के लिए वो ये भी कर सकते हैं, ध्यान रखना रोम को कहते हैं। और रोम को लेके अगर पूछे कि क्यों कहते हैं, तो आपको बताना है कि रोम वॉज अ स्मॉल विलेज सिचुएटेड ऑन 7 हिल। रोम जो है कोई ऐसी सल्तनत नहीं थी बहुत बड़ी, रोम एक गाँव हुआ करता था। जैसे गांव बहुत सारे होते हैं ना, पहाड़ों में कहीं भी बसा लेते हैं, तो ऐसे एक छोटा सा गांव था, प्यारा सा खूबसूरत सा गांव, 7 सिचुएटेड ऑन 7 हिल्स ऑन द बैंक ऑफ टाइबर रिवर इन द सेंट्रल इटली। इटली के अंदर जो है, सेंट्रल इटली में जो है टाइबर रिवर के बैंक पे, किनारे के ऊपर जो है एक 7 पहाड़ियां हैं, वहां पे पहाड़ियों से नदियां निकलती है ना पहाड़ों से, तो वैसी ही 7 पहाड़ियां हैं, और उन्हीं पहाड़ियों के ऊपर ये गांव बसा हुआ था। इसी वजह से इसको सिटी ऑफ 7 हिल्स कहा जाता है। और हम इसको क्यों जानते हैं, ऐसे तो आप बोलोगे भाई बहुत सारे गांव थे, तो यही गांव क्यों हम क्यों सुन रहे हैं, क्योंकि इन्होंने बाद में बहुत वास्ट जो है एक्सपेंशन करा था, इसकी वजह से हम इसको पढ़ रहे हैं। चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं, लिस्ट द सोशल क्लासेज ऑफ रोमन सिविलाइजेशन। यानी कि हमको यहाँ पे बताना है, सोशल क्लासेज बतानी है रोमन सिविलाइजेशन की। इस क्वेश्चन को एक और तरीके से यहाँ पे पूछ सकते हैं, ध्यान रखना, डिस्क्राइब द डिफरेंस बिटवीन पैट्रिशियन क्लास एंड प्लेबियन क्लास। ये जो वर्ड है ना, ये ध्यान रखना, ये वर्ड्स, इनमें आपसे एक क्वेश्चन सिंपल सा पूछ सकते हैं कि डिस्क्राइब, डिस्क्राइब, तो ये जो है यहाँ पे डिस्क्राइब करके, और ये जो है ये पूरा ऐसे नाम लिख दें, पैट्रिशियन क्लास एंड प्लेबियन क्लास। तो ऐसे अगर आपको ऐसा क्वेश्चन मिले या फिर सोशल क्लास रोमन सिविलाइजेशन की पूछ ले, तो दोनों एक ही क्वेश्चन है, मतलब दोनों का आंसर एक ही रहेगा, सेम टू सेम है। अब देखो समझो, बहुत ही आसान सा, ये भी इतना मुश्किल काम नहीं है इसको अटेम्प्ट करना, समझना। ड्यूरिंग द मोनार्ची पीरियड मोनार्चिकल सोसाइटी वॉज डिवाइडेड इंटू 2 क्लासेज। अब आपको याद नहीं है भाई मोनार्ची पोनार्ची क्या होती है, हमको नहीं याद रखना, तो सिंपली कह सकते हो रोमन सिविलाइजेशन के जो लोग थे ना, वो 2 हिस्सों में बटे हुए थे, पैट्रिशियन क्लास, प्लेबियन क्लास। द पैट्रिशियन क्लास कंसिस्टेड ऑफ लेटिन हु वर द रियल इनहेबिटेंट ऑफ रोम। अब रोमन सिविलाइजेशन की बात कर रहे हैं, तो रोम के जो असली लोग थे, जो वहीं पे पैदा हुए, वहीं पे रह रहे थे, तो उनको कहा जाता था पैट्रिशियन क्लास। ये बेसिकली जो है वो लोग होते थे जो अमीर हुआ करते थे, उन्हीं के खानदान के लोग वहां रहते थे, बाकियों को मार भी दिया जाता था। दिस क्लास कंसिस्टेड ऑफ द पीपल ऑफ रोम हाई एंड एरिस्टोक्रेटिक फैमिलीज, यानी कि अमीर और वो बोल सकते हैं ऊंचे दर्जे के जो लोग थे, अमीर परिवार थे, उन्हीं को पैट्रिशियन क्लास में रखा जाता था। यहाँ पे दूसरी क्लास होती थी प्लेबियन की। अब अमीर और दूसरा क्या होता है, गरीब, है ना, तो प्लेबियन क्लास गरीबों वाली थी। The second class was the plebeian, consisting of freed slaves, landless and poor people who did not enjoy political rights. अब यहाँ पे जो है 2 प्रकार के लोग थे, पैट्रिशियन जो कि अमीर लोग थे, बेसिकली हम समझ चुके हैं। अब जो दूसरी क्लास थी वो गरीबों की थी। द सेकंड क्लास वाज द प्लेबियन, जिसको हम प्लेबियन नाम दे रहे हैं,
कंसिस्टिंग ऑफ फ्रीड स्लेव्स, जो कि गुलामी कर रहे थे उनको आज़ाद कर दिया गया। आज़ाद गुलाम कह सकते हो, जैसे मजदूर कह लो बेसिकली। तो वो व्यक्ति थे। उसके अलावा लैंडलेस, जिनके पास ज़मीन नहीं थी, या फिर गरीब लोग जिनके पास कोई भी पॉलिटिकल राइट नहीं थे, यानी कि वो अपने राजा को, अपने मंत्री को, किसी को भी जो है सजेशंस नहीं दे सकते थे, चुन भी नहीं सकते थे, कोई राइट नहीं थे, कुछ भी नहीं कर सकते थे। वो ऐसे गुलामों वाली ही जिंदगी थी, बट गुलाम नहीं थे, बस बेसिकली इतना सा फर्क था। तो ये दो प्रकार की क्लासेस थी, अमीरों वाली और गरीबों वाली, जिनको हम कहते हैं पैट्रिशियन एंड प्लेबियन क्लास। चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, डिस्क्राइब द पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, रिलीजियस एंड सोशल लाइफ ऑफ मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन। बड़ा सा क्वेश्चन है ये। अब बड़ा सा क्यों है? क्योंकि इसमें ये जो है चारों पोर्शंस पूछे गए हैं, पॉलिटिकल भी, इकोनॉमिक भी, रिलीजियस भी, सोशल लाइफ भी। अब चारों वर्ड समझा देता हूँ। पॉलिटिकल का मतलब होता है राजा राजपाट वाला सिस्टम, वो कैसे काम करता था। इकोनॉमिक में पैसा, काम धंधा क्या था, वो चीज़ें। रिलीजियस में धर्म, भगवान, ऐसी चीज़ें के बारे में डिस्क्राइब करना होता है। सोशल लाइफ के अंदर उनके ज़िंदगी में कष्ट या फिर क्या था, जातिवाद या क्या चीज़ें वो चल रही थी, भेदभाव क्या होता था, वो चीज़ें हमको एक्सप्लेन आउट करनी रहती है। अब यहाँ पे कौन सी सिविलाइजेशन का पूछा है? मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन का हमसे पूछा गया है। अब ध्यान रखना, स्टार्टिंग के दो सिविलाइजेशन का, वैसे तो मैंने टेक्सचुअल क्वेश्चन जब करा रहा था रिकमेंड भी करा था कि इजिप्शियन और मेसोपोटामियन वाले का कर लेना, बट मैं जो मेसोपोटामियन वाले का थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो यहाँ पे इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है, क्योंकि चैप्टर काफ़ी बड़ा है, तो मेन से हमने डाले हैं। जैसे जैसे एग्जाम्स में आते रहेंगे क्वेश्चन, हमें भी पता लगता रहेगा कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं। सो उनको अपडेट भी करते रहेंगे। हम इन क्वेश्चंस को अपडेट करते रहेंगे अपनी वेबसाइट पे cclchapter.com पे। तो चेकआउट कर लेना वहाँ पे। अगर कोई क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो हम बाकायदा मार्क भी कर देंगे। HBSC इस साल ये आया हुआ है, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी फिर, ठीक है। और अगर ज़्यादा क्वेश्चन चेंज हो जाते हैं तो अलग से वीडियो बना के डाल देंगे प्ले लिस्ट में, तो वहाँ पे चेकआउट कर लेना। अब यहाँ पे देखते हैं, पहले फॉलोइंग करके हम पॉलिटिकल लाइफ पे आएंगे। द रूलर वर ऑटोक्रेटिक एंड हैड कंप्लीट कंट्रोल ऑफ एम्पायर। अब ये रूलर वाला जो है ना, मस्त फंडा है, मेरे को बहुत मस्त लगता है ये पॉलिटिकल लाइफ को एक्सप्लेन आउट करना। अब ये मस्त क्यों लगता है? क्योंकि सबका सेम ही था भाई। सब लोग जो है, राजा होता था, किंग होता था, जो उसके पास सारे राइट होते थे, जो भी मर्जी थी उसकी वो कर सकता था। हाईएस्ट अथॉरिटी होती थी वो, बस उतना सा हमको एक्सप्लेन आउट करना। उसके अलावा जो है, उसने अपने एरिया को प्रोविंस में बांट रखा था। ये जो वर्ड यूज कर रहे हैं प्रोविंस, इसमें बांट रखा था। और वो उस प्रोविंस के जो है अधिकारी बनते थे, गवर्नर वगैरह, उनको जो है अलग अलग नामों से अलग अलग जो है सिविलाइजेशन के अंदर जाना जाता था। बट मेजरली यही होता था। उन प्रोविंस को जो है बाद में विलेजेस, टाउन, सिटीज ऐसे बांट दिया गया था। तो इनका जो है प्रोविंस का, सिटीज, विलेजेस, सबका काम क्या था? टैक्स इकट्ठा करना। और हर एक जो मंत्री संतरी बना रखा वहाँ पे, हेड बना रखा जहाँ का भी, तो उसका काम यही था, बस वहाँ पे शांति बनाए रखो, पैसा इकट्ठा करो जनता से और जाके राजा को दे दो, और राजा की जिंदगी मस्त हो गई भाई। तो ये फंडा रहता था सबका, सबका ऑलमोस्ट हर एक सिविलाइजेशन का। अगर आपको कंफ्यूजन हो ना, बना के लिखना पड़ जाए, नहीं याद आए, तो ऐसा कुछ लिख सकते हो आप। देखो यहाँ पे समझते हैं, द रूलर वर ऑटोक्रेटिक, यानी कि वो आजाद था, एंड हैड कंप्लीट कंट्रोल ऑफ एम्पायर, पूरा कंट्रोल उसके पास था। बट देयर वाज अ डेमोक्रेटिक सिस्टम इन द अर्ली स्टेजेस। लेकिन इस वाले में जो है ना, मेसोपोटामियन वाले में डेमोक्रेटिक सिस्टम भी था, यानी कि लोगों की सहमति से राजा बनाया जाता था शुरुआती स्टेज में। बाद में जो है विच लेटर बिकम अ मोनार्ची, और जो बाद में जो है राजतंत्र वाला सिस्टम हो गया, यानी कि राजा का बेटा राजा बनेगा। अब कोई किसी की सहमति नहीं चाहिए हमको। दे रूल्ड ऑन द बेसिस ऑफ डिवाइन प्रिंसिपल। उन्होंने जो है डिवाइन प्रिंसिपल है, एक डिवाइन सिद्धांत है, तो उसके ऊपर उनका जो है एक, ऐसे बोल सकते हो कि कानून टाइप का था। तो उसके बेसिस पे जो है उन्होंने रूल आउट करा था पूरा। द रूलर वॉज द सुप्रीम कमांडर। अब ये एक मस्त लाइन है, सब में सेम सी ही होती है। रूलर जो होता था वो सुप्रीम कमांडर होता था, यानी कि सेनापति, सर्वोच्च सेनापति, जज एंड द हाईएस्ट ऑफिसर, और सबसे बड़ा अधिकारी होता था। दे डिवाइडेड देयर एम्पायर इनटू मैनी प्रोविंस इन ऑर्डर टू गवर्न देम बेटर। ये सब में सेम चिपका सकते हो लाइन, कि उन्होंने क्या कर रखा था, पूरे एम्पायर को प्रोविंस में बांट रखा था, ताकि गवर्न करना आसान हो जाए उस चीज को, उस एरिया को, अपने को, रियासत को। द गवर्नर ऑफ द प्रोविंस वो चूजन बाय हिम, वो अपने आप ही चुनता था, क्योंकि ऐसे दगाबाज को थोड़ी ना बिठा देंगे किसी को भी। तो राजा अपनी मर्जी से किसी को भी जाके बिठा देता था। जनरली तो होता क्या था, जो आसपास की प्रोविंस होती थी ना, उनमें राजा जो है अपनी बेटों को या अपने रिश्तेदारों को, ऐसे बंदों को ही बैठाता था, ताकि भरोसे का काम रहे। The governor used to collect taxes and from his province, मेंटेन पीस एंड सपोर्ट द रूलर इन वॉर। अब ये जो गवर्नर बैठा रखे थे, प्रोविंस के हेड बना रखे थे, इनका काम क्या होता था? सबसे मेन काम था टैक्स को इकट्ठा करना
और उसके अलावा जो है मेंटेन पीस, शांति बना के रखना, और अगर राजा को लड़ाई हो गई तो सैनिक देना। क्योंकि शुरुआती दौर में क्या होता था, राजा अपनी सेना तो रखते ही थे, लेकिन उसके साथ में उनको क्या कई बार क्या होता है, बहुत बड़ी सेना सामने से अगर आ रही है तो उनको और ज्यादा मदद चाहिए थी, और वो सेना जो है उन प्रोविंस के जो हेड होते थे उनसे मांगते थे कि तुम हमको सेना दे दो अपनी, ताकि हम जो है ये युद्ध जीत जाए। अब प्रोविंस वाले हेड भी दे देते थे, क्योंकि देंगे तो भाई वो राजा की मर्जी से तो बन के बैठे हैं वहां पे, अब वो उस टाइम पे काम नहीं आएंगे तो राजा उनको सुटका देगा। तो इस वजह से जो है ऐसा सीन रहता था। अब जो है दूसरी लाइफ है वो है सोशल लाइफ। द सोसाइटी ऑफ दैट टाइम वाज डिवाइडेड इनटू 3 क्लासेस। अब उस समय की लाइफ जो है मेसोपोटामिया जो है, आज हमारी सिविलाइजेशन जो है वैसी सी ही है ऑलमोस्ट। अब यहाँ पे 3 क्लासेस में बटी हुई थी, अपर क्लास, मिडिल क्लास और लोअर क्लास। इन्हीं को तो जानते हैं आज भी हम। अब जो बड़े अमीर लोग हैं अपर क्लास कहते हैं भाई, जो मिडिल क्लास है जो मतलब ज़्यादा अमीर भी नहीं है गरीब भी नहीं है, और लोअर क्लास है जो गरीब लोग हैं बिल्कुल उनको कहते हैं। अब यहाँ पे भी वैसा सा ही था। अब उस टाइम पे अमीर कौन रहा होगा, किंग, ऑफिशियल, प्राइस्ट, भगवानों के पादरी वगैरह, वो तो शुरुआत से अमीर है, आज भी अमीर है। तो ये जो लोग थे ये अपर क्लास में आते थे। द फ्यूडल लॉर्ड्स मर्चेंट्स वर अमंग द मिडिल क्लास। अब जो फ्यूडल लॉर्ड्स यानी कि गाँव के सरपंच टाइप के लोग, छोटे अधिकारी जो होते थे, या फिर व्यापारी लोग जो है मिडिल क्लास के अंदर आते थे। द लोअर क्लास इंक्लूड स्लेव्स एंड फार्मर्स। सब जो लोअर क्लास थी उसके अंदर स्लेव्स, गुलाम और जो है किसान लोग शामिल होते थे। और आज भी किसानों की हालत इतनी अच्छी नहीं है कि हम कहे तो भाई कि मस्त मजे आ रखे हैं भारत में लोग किसानों को, नहीं, आज भी हालत वही है जो पहले की थी। अब भी हम जो है कह सकते हैं लोअर क्लास में ही पड़े हुए हैं, हालत सुधरी नहीं है हमारी। द आइडियल ऑफ द मोरालिटी वर वेरी हाई इन सोसाइटी। यहाँ पे जो है इस सोसाइटी के अंदर मोरालिटी के जो है बहुत हाई थी, मोरल्स जो है बोल सकते हैं, नैतिकता जो है बहुत ऊंचे दर्जे की थी। मतलब सिद्धांत, जो बात कर दी तो कर दी, गलत सलत तो बाद में देखेंगे, बट जो भी मोरल थे, सही बात पे टिके रहना, वो काफी मायने रखता था उस टाइम पे। मतलब बात में वजन होना चाहिए था उस टाइम पे। चलो आगे बढ़ते हैं रिलीजियस लाइफ पे, धर्म के बारे में। अब द पीपल ऑफ मेसोपोटामिया वर पॉलीस्थेटिक, क्योंकि एक भगवान से किसी को खुशी नहीं मिली कभी, उन्होंने बहुत सारे भगवान बनाए अपने अपने कामों के हिसाब से। अब यहाँ पे भी वही हुआ, यहाँ पे मेसोपोटामिया पॉलीथिस्टिक्स थे, यानी कि बहुत सारे, पोली का मतलब बहुत सारे भगवानों की पूजा करते थे। ईच सिटी हैड इट्स ओवन डिटीज। अभी इन लोगों का अपना स्वैग था, ये लोग अपने अपने भगवान बना के बैठे होते, हर शहर में अपना भगवान मिल जाएगा तुमको अलग अलग। दे ऑल्सो वर्शिप द फील्ड। वो लोग खेतों की पूजा करते थे। अब क्यों करते थे, क्योंकि खाने को तो वहीं से मिल रहा है। रिवर्स की पूजा करते थे, पानी चाहिए था खेतों को। माउंटेन्स की पूजा करते थे, क्योंकि नदियां तो माउंटेन से आ रही है। देयर मेन डिटीज वर अनु। अब उनके जो मेन भगवान थे वो बताते हैं अनु, गॉड ऑफ स्काई, आसमान का भगवान। धरती की कहते थे उसको, सीन, मून जो भगवान था, चंदा मामा, आज भी चंदा मामा भगवान की तरह पूजे जाते हैं ना। तो तमुज, गॉड ऑफ वेजिटेशन एंड एग्रीकल्चर, खेती का भगवान, ताकि खेती बर्बाद ना हो जाए, तो बर्बाद होगी तो भूखा मरना पड़ेगा। ईस्टर, गॉडेस ऑफ लव, क्योंकि अब जिंदगी में इतने कष्ट हैं तो प्यार चाहिए, अब प्यार का भगवान बना दिया ईस्टर। नरगल, गॉड ऑफ प्लेग। अब उस टाइम पे एक बीमारी फैलती थी प्लेग की, बहुत ज्यादा फैल जाती थी, तो उसके लिए उन्होंने भगवान बना दिया कि नरगल भगवान हमारी प्लेग से मदद करेगा, बचाएगा। टू प्लीज दीज डेटीज सैक्रिफाइसेस वर मेड। और इन भगवानों को खुश करने के लिए बलि भी दी जाती थी। सैक्रिफाइसेस होता बलि, बलि प्रथा होती है ना, ऐसे जानवरों की बलि देते हैं, तो वो प्रथाएं भी उस टाइम पे चली हुई थी, ताकि भगवान हमारा खुश रहे और हमें जो है खुश रखे। चलो आगे बढ़ते हैं इकोनॉमिक लाइफ पे। इकोनॉमिक का मतलब होता है पैसे वाला काम, क्या धंधा पानी क्या करते थे। अब यहाँ पे बेसिकली हम पढ़ के आए थे मेसोपोटामिया क्या है। मेसोपोटामिया दो नदियों के बीच का हिस्सा है, एक नदी दूसरी नदी, और यहाँ पे बीच का जो एरिया था, अब ये एरिया हमेशा से जहाँ पानी होगा तो अच्छी जमीन मिलेगी, खेती होगी। तो एग्रीकल्चर वाज द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल। वीट, बार्ले, ओलिव, कॉटन, ग्रेप्स वर कल्टिवेटेड, ऐसी कुछ फसलें उगाते थे। इंडस्ट्री एंड ट्रेड वर ऑल्सो एडवांस्ड एट दैट टाइम। उस टाइम पे ट्रेड और इंडस्ट्रीज बहुत एडवांस हो चुकी थी। यूनियन वर फॉर्म्ड इन इंडस्ट्री एंड ट्रेड। यूनियंस भी बने हुए थे ट्रेड में, ऐसे संगठन बने हुए थे कि ये लोग जो है ऐसे इस चीज का व्यापार करेंगे, ये लोग ऐसे आड़ती वाला काम था एक टाइप से। द एक्सचेंज वॉज मेड विद द पीस ऑफ गोल्ड। अब उस टाइम पे रुपये तो चलते नहीं थे, सोने के टुकड़ों से एक्सचेंज ट्रेड हुआ करते थे। सिल्वर भी बने हुए थे, डिवाइडेड इनटू फॉलो एंड कॉपर, और सिल्वर के टुकड़े मिलते थे, कॉपर के टुकड़े मिलते थे। कैमल्स एंड गोट्स वर स्पेशल अमंग द एनिमल्स। अब एनिमल्स के अंदर जो है कैमल, ऊंट और बकरियां जो है काफी फेमस थी उस टाइम पे एनिमल्स में, क्योंकि ये ट्रेड हुआ करती थी। मतलब तुमको सामान चाहिए, ऊंट दे दो, 2 ऊंट दे दो, तुमको तो इतना सामान हम दे देंगे। तो ऐसे भी ट्रेड होता था जानवरों को एज अ, ये तो करेंसी टाइप में मान लो तुम कि पीस ऑफ गोल्ड सिल्वर दे दिया, किसी के पास जानवर है तो वो जानवर दे दो और ये सामान ले लो। तो ऐसा भी होता था उस टाइम पे, हर तरीके से ट्रेड होता था। अब ये वाला जो क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है, जो कि रिसेंटली जो है एग्जाम में आया था। सो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, वाई
इज इजिप्ट कॉल्ड द गिफ्ट ऑफ द नाइल रिवर। अब यहाँ पे पूछ रहे हैं कि इजिप्ट को नाइल रिवर का गिफ्ट क्यों कहते हैं। देखो, अगर जो स्टूडेंट ने चैप्टर पढ़ रखा है, समझ रखा है, तो उसके लिए तो उसको समझ आ जाएगा कि यहाँ पे कोई बात अलग से कुछ एक्सप्लेनेशन नहीं करना, क्योंकि यहाँ पे पूछना चाह रहे हैं कि नाइल रिवर की मदद से नाइल रिवर इजिप्ट की हेल्प कैसे कर रही थी, एक तरीके से वही तो पूछने की कोशिश है। अगर आप समझोगे, एक ये शहर बसा हुआ है, एक ये नदी जा रही है। अब ये नदी, ये शहर इजिप्ट है, जिसको हम इजिप्ट कह रहे हैं, तो अब ये इजिप्ट क्या करेगा, इस नदी से व्यापार करेगा, बेसिकली वही तो करेगा, और तो कुछ नहीं कर सकता। इस नदी से खेतों में पानी देगा। तो हम इसको जो है इजिप्ट को गिफ्ट ऑफ नाइल रिवर क्यों कह रहे हैं, ये पूछ रहे हैं। अब वही सेम चीज आपको भी लिखनी है। देखो, ट्रेड्स ऑफ स्पाइसेस, कलर्स, ऑयल्स, यहाँ पे कलर्स की बजाय डाइज लिख दो, डाइज अच्छा लगेगा थोड़ा सा ना। डाइज, कलर वैसे सेम है, मतलब डाइज में थोड़ा सा वो कपड़े वाली इंक होती है, तो कलर अलग चीज हो जाती है, तो डाइज लिखना बेटर रहेगा। इसको मैं चेंज आउट कर दूंगा डाइज में, ठीक है। ऑयल, पाउडर एंड सैंडलवुड वर वॉज अलोन विद द वॉज डन विद द नाइल रिवर। ये जो ट्रेड थे इन चीजों के, ये सारे नाइल रिवर की हेल्प से होते थे, क्योंकि सारा सामान आता जाता जो था इस नदी में बोट से, शिप से, जैसे भी आ रहा था, इस रिवर की हेल्प से आता था। इजिप्ट पीपल इंपोर्टेड गुड्स फ्रॉम इंडिया एंड अरबिया थ्रू नाइल रिवर। अब ये सारा सामान इंडिया से, अरब से मंगाते थे, और किस नदी से, नील रिवर की हेल्प से। तो ड्यू टू दिस रीजन इजिप्ट इज कॉल्ड द गिफ्ट ऑफ नाइल रिवर। और इसी की वजह से, क्योंकि सामान नहीं मिलेगा तो मर जाएंगे वो, तो इसी वजह से इसको जो है गिफ्ट ऑफ नाइल रिवर कहते हैं। लेकिन ये तो कमाल की बात मैं बताता हूँ आपको। अब ये क्वेश्चन का भाई ने जो है, जिसने बताया था, अब उसने ये नहीं बताया कितने नंबर का आया है। सो यहाँ पे जो है, अगर ये प्रोबेबली 2 नंबर का आया होगा, अगर ये 3 नंबर में आता है तो आपको क्या करना है। अब यहाँ पे आप एक्सप्लेन आउट थोड़ा सा और ऐड ऑन कर सकते हो उसके अंदर, कि गिफ्ट ऑफ नाइल रिवर के अंदर, कि जो नाइल रिवर का वाटर था, वो जो है एग्रीकल्चर उगाने में बहुत हेल्प करता था, पानी जो था नाइल रिवर का, तो उसकी वजह से खेती बढ़िया होती थी, बहुत सारी फसलें उगाते थे। तो ऐसे जो है और भी ऐड ऑन कर सकते हो तुम इसके अंदर। मतलब मैंने लिमिटेड सा डाला, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट तो ये बोलते हो भाई तुमने बड़े बड़े प्रश्न के उत्तर बना दिए। अब जिसमें रिक्वायर्ड होगा जितना, उतना तो बताना पड़ेगा एटलीस्ट मेरे को। अब जिसमें नहीं है भाई रिक्वायर्ड, मैं छोड़ देता हूँ। अब यहाँ पे बता भी दिया, अगर 3 नंबर में आए तो कैसे अटेम्प्ट करना है, ठीक है। 2 नंबर में आए तो इतना सा लिख दो, काफी रहेगा। आई होप आपको चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। चलो मिलते हैं नई वीडियो में। मैं कवर करने वाला हूं क्लास 1 से लेकर 12th तक सभी सब्जेक्ट की वीडियो, हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों में होने वाली है, तो सब्सक्राइब कर लेना। और हाँ, अगर एग्जाम आपका आसपास है ना, तो कमेंट में बता भी देना यार, अगर कोई नया क्वेश्चन आपको मिलता है, किसी भी वीडियो पे कमेंट मार देना तुम, कोई दिक्कत नहीं है। बस ये बता देना क्लास 10 का ये क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आया था, ताकि जो है ना, मैं बाकी ढूंढ दूंगा कौन से चैप्टर में क्या था। तो बस आप क्वेश्चन को कमेंट कर सकते हो। और हाँ, अगर सब्सक्राइब नहीं करा, तुम सब्सक्राइब यार करते ही नहीं हो, पता नहीं क्या सीन है यार, वीडियो देखते हो और चले जाते हो। सब्सक्राइब भी कर लिया करो यार, मजा आ जाए मेरे को भी थोड़ा सा। चलो मिलते हैं नई वीडियो में, देखते हैं कौन करता है यार सब्सक्राइब भी। और कमेंट का तो वेट कर रहा हूँ भाई मैं, तुम कमेंट करो, यहाँ पे अपडेट होते रहेंगे टाइम के साथ में, बिल्कुल से। और बाकी आपके बाद जो स्टूडेंट रहेंगे उनकी भी हेल्प हो जाएगी उससे। चलो मिलते हैं नई वीडियो में, बाय बाय।